गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं यतेंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हमारा सब्जेक्ट है साइंस का और ये साइंस जो है ना, आपको ये काम आएगी आपको जो आपका व्याख्याता भर्ती एग्जाम है। व्याख्याता में हमारे सब्जेक्ट का उद्देश्य जो है वो आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ सिखाना है। तो देखिए, यहां पर हम फोकस करेंगे व्याख्याता के लिए, एनटीपीसी एग्जामिनेशंस के लिए, उसके अलावा जो पटवार भर्ती परीक्षा है आपकी उसके लिए, जो कांस्टेबल आपके वैकेंसीज जाने वाली है उनके लिए, एसएससी की जो वैकेंसीज आपकी है उनके लिए। तो मैक्सिमम जिन भी एग्जाम में आपके पास साइंस आती है वहां पर हम लोग आपके लिए खड़े हैं। उत्कर्ष क्लासेस आपके साथ खड़ा है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे परमाणु से। देखिए, अगर मैं बात करूं इस टॉपिक के लिए, परमाणु के बारे में यदि मैं बात करूं तो हम लोग परमाणु को एटम के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको एटम कहा जाता है। और परमाणु किसी भी पदार्थ के लिए या हमारे सब्जेक्ट के लिए, अगर नॉर्मल सी बात करें, जर्नल साइंस जो है उसमें जो परमाणु है, ठीक, वो बहुत ही महत्व रखता है। आपको छोटी 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 चीजें जो होंगी ना, वो बहुत समझनी है। जी, गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। धन्यवाद आप लोगों का इसी तरीके से प्यार के लिए। देखिए, यहां से जी बिल्कुल आपका जो आरएएस है या रीट का जो जर्नल साइंस पोर्शन है वो भी इसमें कवर होगा। देखिए, हम लोग कवर करेंगे अभी स्टार्टिंग में परमाणु को। तो परमाणु जो है ना, उसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो परमाणु जो होता है या एटम जो होता है वो किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होता है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। ध्यान से सुनिएगा इसको, क्या बता रहे हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है ना, वो क्या है आपके पास? परमाणु है। ठीक है जी, यहां पर हमारे पास हो गया कि परमाणु जो है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। देखिए, यहां से अगर हम नॉर्मल सी बात करें परमाणु के बारे में, तो यहां से अगर परमाणु के लिए और बात की जाए तो प्रश्न ऐसे बन जाता है कि परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक, तो यहां से सुनिएगा कि परमाणु शब्द जो है उसको सर्वप्रथम दिया था डाल्टन जी ने। ठीक है जी, इनका पूरा नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन जो है उन्होंने सबसे पहले परमाणु शब्द दिया। ठीक है, यदि इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं तो सुनिएगा, इसमें नॉर्मल सी बातें ये हैं कि यदि हम परमाणु की बात करें तो परमाणु शब्द जो है वो सर्वप्रथम सर जॉन डाल्टन ने दिया। परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? जी बिल्कुल सही, जॉन डाल्टन ने दिया। वेरी गुड। परमाणु शब्द जो दिया वो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया। ठीक है जी। अब देखिए, डाल्टन ने जब ये शब्द दिया तो ऐसे ही तो नहीं दिया होगा। ठीक है जी, अगर यहां पर आगे बात करें कि डाल्टन ने जब ये शब्द दिया तो उसके बारे में और क्या क्या बताया। जी बिल्कुल, कोर्स पूरा कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम देख रहे हैं आपके कमेंट लगातार। यहां पर अगर हम बात करें ना कि डाल्टन ने जब परमाणु शब्द दिया तो उसके बारे में क्या क्या बताया, सुनिएगा। उसके बारे में यह बताया कि उन्होंने परमाणु के संदर्भ में एक व्याख्या दी और इस व्याख्या को डाल्टन का परमाणुवाद कहा गया। क्या कहा गया? डाल्टन का परमाणुवाद। और डाल्टन ने अपने परमाणुवाद में क्या क्या बताया वो सुनिएगा। देखिए भाई, हम डिस्कस करते हैं डाल्टन का परमाणुवाद। स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज है समझने की, डाल्टन का परमाणुवाद। देखिए, डाल्टन ने अपने परमाणुवाद में सबसे पहले क्या कहा ये सुनिएगा। डाल्टन ने अपने परमाणुवाद में यह कहा कि संसार में
जितने भी पदार्थ हैं ना, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। और ये छोटे छोटे जो कण हैं ना, वो अविभाज्य हैं, अनडिविजिबल हैं। तो इन अविभाज्य कणों को डाल्टन ने परमाणु नाम दे दिया था। ये हम बात कर रहे हैं डाल्टन ने जो परमाणुवाद दिया था ना उसकी। देखिए, डाल्टन ने परमाणुवाद में क्या बताया कि संसार में या प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। और उन्होंने साथ में यह भी बताया कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है। देखिएगा, पहला पॉइंट जो है डाल्टन का, उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। क्या बताया? प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। पहला पॉइंट है ये उसका। अब आगे सुनिएगा, जो ये अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है ना, इनके बारे में यदि हम बात करें तो इन्हीं अविभाज्य कणों को, अनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं ये अविभाज्य जो कण है ना, उन्हें ही क्या बताया? परमाणु बताया। क्या बताया? परमाणु बताया। डाल्टन के अनुसार यदि बात करें तो प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो अति सूक्ष्म छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। और ये अविभाज्य कण जो थे उन्हें ही डाल्टन जी ने किस रूप में बताया? परमाणु के रूप में बताया। अब यहां से एक तथ्य पर और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कि हम लोगों ने अभी ये कहा कि परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। बिल्कुल सही है, परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। तो ये एटम कहां से, एटम किस शब्द से उत्पत्ति हुई? देखिए, एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं एटोमियो, ATOMIO। एक शब्द है एटोमियो। एटोमियो शब्द से आपके पास आया है एटम। एटोमियो जो शब्द है उससे आपके पास आया है एटम। ठीक है जी, एटोमियो शब्द से बना है एटम। ये हो गया आपके पास एटोमियो, और इसी शब्द से आपके पास बना है एटम, जिसे परमाणु कहा जाता है हिंदी में। इतना बता दिया। इसके बाद डाल्टन ने आगे अपने परमाणुवाद में क्या बताया वो सुनिएगा। डाल्टन ने अपने परमाणुवाद का जो अगला पॉइंट है वो ये रखा, यदि कोई एक तत्व है तो उसके अंदर जितने भी परमाणु हैं वो सभी आकार में तथा अन्य गुणों में सदैव समान रहते हैं। देखिए, डाल्टन ने क्या बता दिया कि यदि कोई एक तत्व है तो उसमें जितने भी परमाणु होंगे वो सदैव एक समान रहेंगे गुणों में। आकार भी समान होगा, द्रव्यमान भी समान होगा, और अन्य जो रासायनिक गुण होंगे वो भी समान होंगे। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि एक ही तत्व के समस्त गुण धर्म, मतलब एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे सभी परमाणु गुणों में समान होंगे। देखिए, ये उन्होंने बता दिया था जी, एक ही तत्व जो होगा उसके जितने भी आपके पास परमाणु होंगे वो सारे गुणों में, गुण मतलब द्रव्यमान में, उसके अलावा यदि स्थान घेरने की बात करें, उसके अलावा यदि रासायनिक गुणों की बात करें, सभी के सभी में सभी के सभी परमाणु समान रूप से व्यवहार दर्शाएंगे। मगर यदि तत्व अलग अलग हुए, तत्व भिन्न भिन्न हुए, तो परमाणु भी तो उनके भिन्न भिन्न होंगे। जब परमाणु भिन्न भिन्न होंगे तो गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होने चाहिए। ये डाल्टन ने अगला पॉइंट दिया था। ध्यान दीजिएगा, डाल्टन ने अपने परमाणुवाद में जो अगला पॉइंट दिया था वो क्या था, सुनिएगा। डाल्टन ने कहा था कि अलग अलग जो तत्व होंगे, ठीक है जी, अलग अलग जो तत्व होंगे उनके गुणधर्म
अलग अलग होंगे। ध्यान देना इस पर, उन्होंने बताया कि जो समान तत्व होंगे ना, या एक ही तत्व जो होगा, ठीक, जो एक तत्व होगा उसके समस्त गुण जो होंगे या उसके अंदर जितने भी परमाणु हैं उन सभी के गुणधर्म जो होंगे वो समान होंगे। जबकि यदि बात करें अलग अलग तत्वों की, तो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे उनमें अलग अलग गुण पाए जाएंगे। इस तथ्य को याद रखिएगा, यह तथ्य अति आवश्यक है कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे, ठीक है जी, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे, परमाणु जितने भी हैं उनके गुणधर्म वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए क्या बता रहा है डाल्टन, डाल्टन ये कह रहा है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है और उस अविभाज्य कण को परमाणु कहा जाता है। यदि आपके पास कोई एक तत्व है तो उस एक तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होंगे उन सबके गुणधर्म समान होंगे। जबकि यदि आपके पास तत्व जो है वो अलग अलग हैं तो उन सभी के गुणधर्म जो होंगे वो अलग अलग होंगे। जी आगे जा रहे हैं, इसमें आगे बात करते हैं। अब सुनिएगा, परमाणु के बारे में और भी बहुत सारी बातें की गई। जैसे अभी यदि हम परमाणु के बारे में और बहुत सारी बातें करते हैं तो परमाणु के लिए कई प्रकार की और चीजें बताई जाती हैं। जैसे सुनिएगा, परमाणु जो होता है उसके लिए कुछ अवधारणाएं हैं कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, एक अवधारणा तो ये है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो परमाणु जो होता है वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Any atom cannot be exist in independent form. Remember the thing. याद रखिएगा, कोई भी परमाणु कभी भी एकल अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ध्यान दीजिएगा इस तथ्य पर कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। ध्यान देना इस तथ्य पर, हम क्या कह रहे हैं कि परमाणु जो होते हैं वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो इसमें परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो उस रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही पार्टिसिपेट करते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका सीधा तात्पर्य हो गया कि परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु जो होंगे वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान से देखो इसको, जो जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी परमाणु होंगे, जब भी आप परमाणुओं को आपस में संगुणित कराने का प्रयास करेंगे तो वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जी देखिए, आगे डाल्टन ने यह बताया कि जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके, रासायनिक बंधन करके, केमिकल बॉन्डिंग करके अणु या यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य हमारे पास यह हो गया कि जब परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा तो वो केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा, रासायनिक बंधन के द्वारा किसका निर्माण करेगा, अणु का निर्माण करेगा या यौगिक का निर्माण करेगा। बिल्कुल ठीक, आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा कि जब कोई परमाणु दो या दो से अधिक लेंगे, है ना, जब कोई दो या दो से अधिक परमाणु
जब संयोग करेंगे, जब दो या दो से अधिक भी कोई भी परमाणु होंगे और आपस में संयोग करेंगे, ठीक है जी, जब कोई दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक रूप से संयोग करते हैं, रासायनिक रूप से संयोग करते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो जब इनके संयोग किया जाता है या इनको केमिकली कंबाइन किया जाता है तो इनके केमिकली कॉम्बिनेशन से, रासायनिक संयोग से क्या निर्मित होता है? अणु या यौगिक बनाते हैं। ठीक है जी, अणु या यौगिक, मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं। इस बात पर गौर फरमाइएगा। डाल्टन क्या बता रहा है? डाल्टन ये बता रहे हैं कि यदि दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में केमिकली कंबाइन होंगे, जब उन्हें आपस में जोड़ दिया जाएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, तो हमारे पास जो यौगिक प्राप्त हो सकते हैं, अणु प्राप्त हो सकते हैं, मॉलिक्यूल या कंपाउंड। मॉलिक्यूल अणु हो गया, कंपाउंड यौगिक हो गया। जैसे आप लोगों ने सुने भी होंगे H2 अणु, Cl2 अणु, H2O अणु, ठीक है, H2SO4 के लिए भी आपने पढ़ा होगा, HNO3, इनके सब के लिए आपने पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट यहां से इंपॉर्टेंट थिंग क्या आई हमारे पास? यहां से इंपॉर्टेंट थिंग ये आई कि सर्वप्रथम जो परमाणु शब्द है उसका प्रयोग डाल्टन जी ने किया था, और सर जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में जो अभिग्रहित दिए, जो पोस्टुलेट्स प्रोड्यूस किए, उन्हें एक साथ एकत्रित किया, और एक साथ एकत्रित करने के पश्चात उन्हें क्या बताया? सुनिएगा, परमाणुवाद के रूप में दे दिया। देखिए, परमाणुवाद जब उन्होंने दिया ना, तो सुनो उन्होंने क्या बताया कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, ज्ञात पदार्थ हैं, तो उनमें क्या है? छोटे छोटे से अविभाज्य कण हैं, और वो छोटे छोटे से अविभाज्य कण जो है ना, उन अविभाज्य कणों को ही क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जो परमाणु होंगे ना, यदि एक ही तत्व है आपके पास, तो उसके समस्त परमाणु जो होंगे वो गुणों में समान रहेंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होंगे वो गुणों में अलग अलग प्रकार से व्यवहार दर्शाएंगे। ठीक है, गुणों का सीधा मतलब हो गया द्रव्यमान से हो गया, गुणों का सीधा मतलब हो गया आयतन से हो गया, गुणों का सीधा मतलब घनत्व से हो गया, गुणों का सीधा मतलब यहां पर उनके रासायनिक गुणधर्मों से हो गया जी। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि परमाणु शब्द जो है वो डाल्टन ने दिया। आई रिपीट, परमाणु शब्द जो है वो डाल्टन ने दिया। साइंटिफिकली अगर किसी ने प्रूव करके या फिर साइंटिफिकली अगर किसी ने बताया तो वो डाल्टन थे। ठीक, आगे अगर हम इसमें बात करें तो फिर यह बताया गया कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं, रासायनिक बंधन करते हैं, तो फिर यहां पर अणु या यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे H2Cl2 और हमारे पास H2O हो जाए, H2SO4 हो जाए, और भी बहुत सारे यौगिक या अणु जो है हमारे पास निर्मित हो सकते हैं। अब देखिए, छोटी छोटी सी हम बात करेंगे परमाणुओं के बारे में। तो यदि हम परमाणुओं के बारे में और जानना चाहें तो परमाणु के रूप में विस्तृत अध्ययन किया गया। धीरे धीरे समय के अनुसार धीरे धीरे बढ़ते गए, परमाणु के बारे में और सोचते गए, सुनते गए, बनाते गए, तथ्य आते गए। अब सुनिएगा, परमाणु जो होता है उसके मध्य में उसका केंद्रक उपस्थित होता है। अभी मैं यहां पर केंद्रक शब्द का उपयोग कर रहा हूं, नाभिक उपयोग में नहीं ले रहा। अभी मैं कह रहा हूं कि परमाणु जो होता है उसका जो केंद्र होता है या केंद्रक जो होता है वो उसके बिल्कुल मध्य में उपस्थित होता है। इस ही केंद्रक के अंदर परमाणु का संपूर्ण धनावेश उपस्थित होता है। इस ही केंद्रक के अंदर परमाणु का संपूर्ण धनावेश उपस्थित होगा। और जब किसी भी परमाणु का संपूर्ण धनावेश यहां उपस्थित है तो स्टूडेंट आप बहुत भली भांति जानते हैं कि धनावेश किन कणों के कारण उत्पन्न होता है। जी, यहां पर हम बता रहे हैं कि धनावेश जो होता है वो प्रोटॉन के कारण उत्पन्न होता है। अभी हम दूसरी बात करें तो यह भी कह सकते हैं
कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो भी केंद्रक में ही अवेलेबल होता है। तो जब द्रव्यमान की बात की जाती है तो वहां से हमारे पास स्थिति क्या बनती है, यह भी सुन लीजिएगा। वहां से हमारे पास स्थिति बनती है कि नाभिक में या केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और उसका योग कर दिया जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या के साथ। ध्यान से देखो, इसको क्या बता रहे हैं, यह बताया जा रहा है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश जो होता है उसके नाभिक में या केंद्रक में उपस्थित होता है, और जो हमारे पास नाभिक या केंद्रक में धनावेश है वो किसके द्वारा, प्रोटॉन के कणों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जबकि जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी उसके द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। जी आगे बात करते हैं हम यहां पर कि ये डाल्टन की जो थ्योरी थी उसके बाद हम यहां पर बात कर रहे हैं, डाल्टन ने जो परमाणुवाद दिया था उसके आगे हम यहां पर बात कर रहे हैं कि यदि आपके पास एक परमाणु है, परमाणु के पास प्रोटॉन है, परमाणु के पास न्यूट्रॉन है, उसी तरीके से परमाणु का जो केंद्रक होता है, जो नाभिक होता है, उसके चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में ऋण आवेशित कण जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। केंद्रक के चारों ओर क्या कह रहे हैं, केंद्रक के चारों ओर जो ऋणावेशित कण होंगे ना वो चक्कर लगाएंगे। ऋणावेशित कण चक्कर लगाते हैं। जी बिल्कुल, ऋणावेशित कण जो होंगे वो प्रदर्शन करेंगे किनका, इलेक्ट्रॉनों का। किनका, इलेक्ट्रॉनों का। तो सीधा कह सकते हैं कि जो परमाणु होते हैं उनके केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं। परमाणु के केंद्र के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गतिशील रहते हैं। ये नॉर्मल सी बातें हो गई। अब सुनिएगा कि परमाणु जो है उसमें प्रोटॉन हमारे क्या काम का, न्यूट्रॉन हमारे क्या काम का, और यदि हम काम मिले तो इलेक्ट्रॉन को भी किस काम मिलेंगे। देखिए, यदि हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इनकी खोज की बात करेंगे, परमाणु की संरचना के बारे में बात करेंगे, मगर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। मैं कंप्लीट थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा जो आपके फर्स्ट ग्रेड, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, पटवार, कांस्टेबल इन सब में काम आएगी, एसएससी के एग्जामिनेशन में सब में काम आएगी। उत्कर्ष ने मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, इस प्लेटफॉर्म को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जी इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा धैर्य रखिएगा यहां पर, क्योंकि उनके खोज के से पहले कुछ और चीजें हैं जो आपको समझानी जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो और भी समझनी है। इसलिए पहले उन चीजों को समझिएगा, आगे देखिएगा। देखिए, यदि मैं कहूं आपसे कि कोई भी परमाणु जो है मैं उसे एक्स मान रहा हूं, कोई भी परमाणु जो है मैं उसे एक्स मान रहा हूं, और यदि मैं परमाणु को वेल डिफाइंड रूप में प्रदर्शित करता हूं तो परमाणु को प्रदर्शित करने का सीधा तरीका यह होता है कि परमाणु को जब प्रदर्शित किया जाता है ना तो दो तथ्य बताए जाते हैं। एक कि परमाणु जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है। जी, परमाणु जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, और दूसरा परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है। यहां से हम कह रहे हैं कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है। दो चीजें बता रहे हैं हम। देखिए, यहां पर हम परमाणु द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान संख्या बोल रहे हैं। एक तो हम कह रहे हैं कि परमाणु क्रमांक कितना है, और दूसरा हम बता रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान संख्या। ध्यान से सुनिएगा इसको, द्रव्यमान संख्या जो है वो कुछ भिन्न होती है परमाणु द्रव्यमान से, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कार्बन के एक अपर रूप C12 के तुलनात्मक अध्ययन से निकाला जाता है, जबकि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है।
बिल्कुल सही है। ध्यान से समझिएगा परमाणु क्रमांक क्या बताता है, पहले ये सुनिएगा। किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक क्या होगा, सुनिएगा, किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या होगी, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो सदैव आपको परमाणु क्रमांक तक पहुंचा देगी। जी, किस तक पहुंचा देगी? परमाणु क्रमांक तक पहुंचा देगी। ध्यान से देख लो इस चीज को कि किसी भी परमाणु के अंदर जो परमाणु क्रमांक है वो किससे दर्शाया जाता है? प्रोटॉनों की संख्या से दर्शाया जाता है। जैसे यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक परमाणु है, ठीक है, एक परमाणु है और इस परमाणु में जो प्रोटॉन है उनकी संख्या जो है वो 11 है, 11 है, ठीक है। कितनी बता दी? 11। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे? जितने प्रोटॉन है ना उतने ही परमाणु क्रमांक भी होंगे। जी बिल्कुल सही है, एकदम सही आपका। यहां से इसे एटॉमिक नंबर ही कहते हैं, देख रहे हैं हम आपके कमेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उन्हीं के द्वारा परमाणु क्रमांक को दर्शाया जाता है। यही हमने लिखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं परमाणुओं के क्रमांक के लिए दर्शाए जाएंगे। इसका सीधा तात्पर्य है, यदि मैं एक बात कहता हूं कि यदि कोई तत्व का परमाणु क्रमांक 92 है तो इसका सीधा तात्पर्य है कि उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 92 होगी। कितनी होगी? 92 होगी। ये नॉर्मल सी बातें हैं हमारे पास जो सतत रूप से चली आ रही हैं। अब देखिए छोटी छोटी सी बातें और कर लेते हैं। जैसे यहां तो परमाणु क्रमांक हो गया। यदि हम द्रव्यमान संख्या की बात करें, मास नंबर की बात करें, तो क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या, अब देखिए द्रव्यमान संख्या मतलब हो गया मास नंबर, और द्रव्यमान संख्या या मास नंबर की बात करें तो परमाणु में पहुंचेंगे, परमाणु के नाभिक में जाएंगे और नाभिक में ये गिनेंगे कि प्रोटॉन कितने हैं और प्लस में न्यूट्रॉन कितने हैं। इसका सीधा तात्पर्य यह हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है उनका योग जो होगा आपके पास वो कहलाएगा द्रव्यमान संख्या। मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो सीधा मतलब हुआ कि प्रोटॉनों की संख्या का योग प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो होता है वो किसको दर्शाता है? द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। और जब भी कोई परमाणु लिखा जाता है ना तो उस परमाणु को ऐसे दर्शाया जाता है। कोई परमाणु X है, इस परमाणु में यहां लिखा जाएगा परमाणु क्रमांक। जी स्टूडेंट, यहां लिखा जाता है परमाणु क्रमांक और इसमें ऊपर की ओर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या को। तो यदि मैं लिखता हूं एक परमाणु के लिए, क्या लिखता हूं? ध्यान से देखिएगा, मैं किसी परमाणु को संबोधित कर देता हूं या किसी परमाणु का प्रेजेंटेशन कर देता हूं Na1123, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि इसके पास 11 प्रोटॉन हैं क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक है जी। अब देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि इसके पास प्रोटॉनों की संख्या जो है वो कितनी है? 11। क्यों है? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है और प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा ही तो क्या होता है? परमाणु क्रमांकों का निर्धारण होता है। जी बिल्कुल सही है। यहां पर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा ही परमाणु क्रमांक का निर्धारण होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 11 है। परमाणु क्रमांक हो गया इसका 11। तो उससे हमें पता चला कि प्रोटॉन कितने हो गए? 11। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसका द्रव्यमान संख्या जो है ना वो कितनी है? जी द्रव्यमान संख्या जो है वो 23 है। द्रव्यमान संख्या 23 है, 23 है।
अगर यदि इसमें आगे बात करें तो सुनो, यहां से हम न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिएगा। यदि मैं कहता हूं कि हमें ज्ञात करनी है द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या के लिए हम लोग सीधा सीधा सूत्र लिख देते हैं। क्या? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिएगा, नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ एन, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। मगर यदि हम कहें कि द्रव्यमान संख्या तो दी हुई है भाई साहब, ठीक है जी, द्रव्यमान संख्या तो दी हुई है, मगर यदि आगे चले हम, प्रोटॉन भी तो दिए हैं, कितने? 11, और न्यूट्रॉन है n। हो गया। अब क्या करेंगे? पक्षांतरण कर देंगे, 11 का ट्रांसफर कर देंगे, तो आपके पास n बराबर कितना आ गया? 23 माइनस 11। तो n बराबर आपके पास कितना बचा जी? जल्दी जल्दी बताइएगा, कितने बचे आपके पास? बहुत सही आंसर, एकदम सही आपका आंसर। कितने बचे आपके पास? 12। तो यहां पर इस परमाणु के पास कितने न्यूट्रॉन हो गए? 12 हो गए जी। ध्यान दीजिएगा, ये 12 न्यूट्रॉनों वाला जो परमाणु है, मैंने उसको ऐसे दर्शाया था, 11 और इधर 23। तो यहां से मुझे पता चल गया कि इसके अंदर 11 तो प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है जी, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। बिल्कुल सही आंसर है 12, एकदम जी, न्यूट्रॉनों की संख्या यहां पर 12 है। मगर अभी एक चीज बता देता हूं कि ये परमाणु जो है, ये आप जानते हो सोडियम का परमाणु है जी। ये परमाणु किसका है? सोडियम का परमाणु है, ठीक है ना, यहां से ध्यान रखिएगा। आगे सुनिए, यदि मैं कहता हूं कि एक परमाणु है 92 और ये है 238, ठीक, यहां पर अभी मैं आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा आपसे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि आपके पास कितने 92 नंबर पर ये जो परमाणु है यूरेनियम वो आता है, और इसमें जो इसकी द्रव्यमान संख्या है वो 238 है। ठीक है जी, अब आगे इसमें चेक करते हैं जी। गुड इवनिंग साहिल जी, वेरी गुड इवनिंग। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने यहां पर कहा है 92 238। अगर हम यहां पर कह रहे हैं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो देखो, प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है कौन? परमाणु क्रमांक। बिल्कुल सही, प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है परमाणु क्रमांक जी। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? परमाणु क्रमांक के बराबर। और परमाणु क्रमांक कितने हैं स्टूडेंट? परमाणु क्रमांक है 92, 92 है आपके पास इसमें परमाणु क्रमांक। इसके बाद यदि हम कहते हैं कि इसमें द्रव्यमान संख्या जो है वो है 238, द्रव्यमान संख्या जो है वो है 238, 238। और यदि बात करें कि द्रव्यमान संख्या जो है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, तो अभी लिख कर आए थे कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो एक चीज तो आपको दी हुई है, द्रव्यमान संख्या के बाद आपको क्या न्यूट्रॉन ही तो ज्ञात करना है। तो न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहां पर n प्लस प्रोटॉन कितने? 92, 92 का पक्षांतरण करेंगे जी। जैसे ही आप 92 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 238 माइनस 92। बहुत ही सही आंसर है आपका, एकदम सही आंसर है। जब आप इसमें से 92 को माइनस कर देंगे, 238 में से 92 को माइनस कर देंगे, तो 146, 146 आपके पास न्यूट्रॉन बचेंगे यूरेनियम 238 जो परमाणु होता है उसके अंदर। ठीक है जी, आगे हम यहां बात करेंगे जी। साइंस की क्लास डेली रहेगी, चिंता मत कीजिएगा जी। आगे हम बात करते हैं इसमें हमारे पास, और यदि हम शॉर्ट में इसको करना चाहें तो सुनते रहिएगा। देखिए, शॉर्ट में अगर हम करना चाहें, अभी तो हम इसको विस्तारित रूप में कर रहे हैं, और यदि हम इसको फटाफट से निकालना चाहें तो देखो कितनी आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है? प्रोटॉन के लिए याद रखना है कि प्रोटॉन बताता है सदैव किसको? परमाणुओं के जो परमाणु के नाभिक में जो भी प्रोटॉन होंगे वो परमाणु क्रमांक को बताएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी
प्रोटोनों की संख्या सदैव बराबर होती है किसके? परमाणु क्रमांक के। जी, प्रोटोनों की संख्या जो होगी वो परमाणु क्रमांक को दर्शाएगी, इसको याद रखिएगा। और यदि न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बहुत ही स्पीड में निकालनी है ना, तो एक सीधा तरीका बताता हूं मैं आपको कि यदि आपको इतना कुछ सूत्र वगैरह नहीं लिखना और नॉर्मली करना है तो देखो बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी नहीं है, मैंने उसी सूत्र से निकाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से लाया हूं। ध्यान दीजिएगा, मान के चलो आपको एक परमाणु दे रखा है इस तरीके से, ठीक, और यहां लिख दिया 18 और इधर लिख दिया 40 और पूछ लिया इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं भैया। तो आप क्या करेंगे इसमें न्यूट्रॉन निकालने के लिए? प्रोटॉन तो आपको पता है कितने हैं, 18। जैसे ही आपसे कहा जाए ना कि न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक, तो सुनिएगा न्यूट्रॉन कितने हैं, 40 माइनस 18, इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब द्रव्यमान संख्या जो है उसमें से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दीजिएगा। तो सीधा मतलब वही हुआ कि द्रव्यमान संख्या में से आपने प्रोटोनों की संख्या माइनस कर दी। तो आपने क्या किया, जैसे ही प्रोटोनों को माइनस किया तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कितना आया जी? आपके पास यहां से इसका आंसर आ गया कितना? 22। जी, ये बिल्कुल सही आंसर आया आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां से आपके पास आ गए 22, ठीक है जी। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि यहां से हमें यह तो पता चल गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और यदि हमसे कह दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात करनी है, तो देखिए बहुत ही सीधी सीधी बात बताता हूं। मैं अभी केवल उदासीन परमाणु के तथ्य में बात करूंगा, तो उदासीन परमाणु, फिर आयनों के तथ्य में बात करेंगे। तो पहले उदासीन परमाणुओं को समझिएगा। क्या है कि उदासीन परमाणु में न्यूट्रल एटम जो होता है ना, उदासीन परमाणु यदि कोई भी हो उसमें क्या होगा? प्रोटोनों की संख्या बराबर होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। क्या कह दिया कि जो कोई भी उदासीन परमाणु होगा ना, उसके अंदर प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी उदासीन परमाणु में। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? यदि मैं किसी परमाणु के संदर्भ में ऐसा लिख देता हूं कि हमारे पास कोई परमाणु है U92 235, देखो मैंने यूरेनियम का एक समस्थानिक यूज में ले लिया है, ठीक है जी। U92 235 235 अब लिया है, पहले 238 लिया था। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटोनों के लिए तो हम जल्दी से बता देंगे। क्या बता देंगे? बिल्कुल सही है, प्रोटोनों के लिए तो हम बहुत ही जल्दी से बता सकते हैं। कितने? बहुत जल्दी से, परमाणु क्रमांक कितना? 92। और जब पूछ लिया इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे? देख लो, बताया कि प्रोटोनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब कहेंगे जी उदासीन, जब तक इसके ऊपर कोई आवेश नहीं बना होगा ना, प्लस माइनस कैसा भी, परमाणु के ऊपर जब तक कोई आवेश नहीं बना होगा तब तक वो उदासीन रहेगा, ठीक है जी। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी संख्या भी कितनी होगी? 92 होगी, 92 होगी। और प्रोटॉन अगर ज्ञात करना है आपको, तो प्रोटॉन देखिए यहां से आप प्रोटॉन ज्ञात कर चुके, ठीक, इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर चुके, तीसरा परमाणु विकर्ण बच गया न्यूट्रॉन। और यदि आप न्यूट्रॉन को ज्ञात करना चाहते हैं तो अभी एक सीधा सीधा बताया था कि न्यूट्रॉन को आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखो 235 में से 92 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे? 235 माइनस 92। और जैसे ही आप 235 में से 92 घटाते हैं, 235 में से 92 यदि आप माइनस कर देते हैं, तो आपके पास आता है 143। जी 143, ये बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया जी। 143 न्यूट्रॉन इसके परमाणु के नाभिक में अवेलेबल होंगे। यदि आगे और बात करें हम परमाणुओं के बारे में, यदि एक दो परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनों की और बात की जाए, तो देखिएगा यदि मैं कोई परमाणु लिख देता हूं इस तरीके से Na1123, ये लिख दिया मैंने एक बार, और इसमें प्रोटॉन आपने निकाले थे, कितने हैं इसके अंदर प्रोटॉन? जी इसके अंदर प्रोटॉन है आपके पास
11 और यदि अब आपसे पूछ लिया जाए कि जी इलेक्ट्रॉन निकालो, तो ये परमाणु कैसा है? उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। बिल्कुल सही है। उदासीन परमाणु जो होगा ना आपके पास, उसमें प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो ही संख्या होगी इलेक्ट्रॉनों की। उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। या फिर कह सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ना, उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो पता चल गया ना कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जी हमें पता चल गया 11 प्रोटॉन हैं, तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। 11 आंसर आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यों 11 इसलिए आया? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर है न्यूट्रॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, सॉरी न्यूट्रॉनों की नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है जी। यहां पर मगर स्थिति याद रखिएगा स्टूडेंट। फ्रेंड्स स्थिति क्या है उस बात को याद रखिएगा कि जो परमाणु है वो कैसा है? न्यूट्रल है, उदासीन है। जी जब परमाणु उदासीन हो, जी बिल्कुल सही है, जब एटम जो होगा ना वो न्यूट्रल होगा, उदासीन है, तब ये स्थिति होगी केवल। क्यों? क्योंकि यदि परमाणु पर धनावेश या ऋणावेश होगा तो उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा या ग्रहण किया होगा। इसीलिए हम लोग ये बात कहते हैं कि हमारे पास जब भी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी तो परमाणु निश्चित रूप से उदासीन ही रहेगा। और यहां जी बिल्कुल सही, उदासीन का कैसे पता चलेगा इसका सुनिएगा। उदासीन ऐसे पता चलेगा, यदि मैं आपके पास Na लिख कर देता हूं, मैं आपके पास Ne लिख कर देता हूं, यदि एग्जामिनर या जो भी आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो आपको H लिख कर देता है, वो आपको He लिख कर देता है, वो आपको Li लिख कर देता है, मान के चलो उसने आपको PO लिख कर दे दिया, PM लिख कर दे दिया, ये सारे परमाणु हैं और यहां पर स्थिति क्या है? ये सारे उदासीन हैं। मुझे कैसे पता चला? आपको कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है, ये उदासीन है। मगर यदि मैं लिखता हूं H+ तो ये आवेशित है। इसका सीधा तात्पर्य है कि आवेश का पता कैसे चलेगा? उसके ऊपर साइन लगा होगा, चिन्ह लगा होगा। जब चिन्ह या साइन नहीं लगा होगा तो सीधा सीधा तात्पर्य है कि परमाणु जो है वो उदासीन है। ठीक है जी। जब चिन्ह या साइन नहीं लगा होगा तो परमाणु जो होगा वो निश्चित रूप से उदासीन रहेगा। ठीक है जी। आगे बात करते हैं कि परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से उदासीन है, बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए क्या है कि उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं। मैं इस तथ्य को फिर एक बार जोड़ देता हूं डाल्टन से। जब मैं डाल्टन से इसको जोड़ता हूं तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में लास्ट पॉइंट में जो कहा था, परमाणुवाद में जो कहा था, उनके द्वारा परमाणुवाद में यह कहा गया था कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक रूप से संयोग करते हैं तो अणु या यौगिकों का निर्माण करते हैं। किसका? अणु या यौगिकों का। तो मैं यहां थोड़ा सा अणु का जिक्र करता हूं जिससे आपकी जो ये थ्योरी जो है वो आगे आसानी से बढ़ती चली जाएगी। जी बिल्कुल सर, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा और पूर्ण रूप से इसका पीडीएफ आपको उसी रूप में मिलेगा जैसा मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है जी। करवाए जाएंगे आपको, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक वितरण है, मगर धीरे धीरे सब कुछ करवाए जाएंगे। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं इसमें किसकी? अणु के बारे में। हम थोड़ा सा संदर्भ लेते हैं यहां से, क्योंकि इसके बारे में डाल्टन जी ने जिक्र किया था। अणु को मॉलिक्यूल कहा जाता है, अणु को कहा जाता है मॉलिक्यूल। अब अणु क्या है वो सुनिएगा। अब अणु के संदर्भ में भी ये कहा जाता है कि ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है ना। और मैंने परमाणु के संदर्भ में भी कहा था, मगर डिफरेंस कहां क्रिएट होता है वो सुनिएगा कि अणु जो है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है जी। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, बिल्कुल सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट इकाई
कौन सी? जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है या जो स्वतंत्र रह सकती है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। परमाणु के संदर्भ में बता दिया गया था कि वो परमाणु जो है पदार्थ की वो सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती। हां जी, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है, ठीक है। जबकि अणु जो होता है वो सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है। अणुओं का निर्माण कैसे होता है ये सुनिएगा। अणुओं का निर्माण करने का सीधा सीधा तरीका है, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक संयोग कर लेते हैं तो अणु बनते हैं। देखिएगा कि रासायनिक संयोग के द्वारा, परमाणुओं के रासायनिक संयोग के द्वारा, जब परमाणुओं का रासायनिक संयोग किया जाता है, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होता है जी, परमाणुओं के रासायनिक संयोग से क्या बनेगा? अणु बनता है। बिल्कुल सही है, अणु बनते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि अणु और परमाणु में ना कंफ्यूजन हो जाता है। यदि हमको लिखकर दे देता है कि निम्न में से अणु कौन से है, निम्न में से परमाणु कौन सा है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो बहुत ही सिंपल है इस कंफ्यूजन को क्लियर करना कि अणु और परमाणु के मध्य में आपने कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर कैसे करोगे वो ध्यान देना। देखो हम यहां क्या करेंगे, अणु और परमाणु के मध्य के कंफ्यूजन को देखो। यदि आपको केवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिए हुए हैं, केवल अल्फाबेटिकल, ठीक है, जैसे ए बी सी डी वाले अल्फाबेट्स दिए हुए हैं ना, तो वो आपके पास क्या होंगे जी, वो निश्चित रूप से आपके पास परमाणु होंगे। मगर एक तथ्य का ध्यान रखिएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। जैसे H दे दिया आपको HE दे दिया, ठीक है, आपको Li दे दिया, Be दे दिया, उसके अलावा क्या दे दिया, यहां से Na दे दिया, Mg दे दिया, यहां से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सोडियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया। इस तरीके से आपको यदि क्या दे दिए, यहां से आपको कुछ परमाणु दे दिए। मैं पहचान पा रहा हूं कि ये परमाणु है, ठीक है, आप भी पहचान पाएंगे कि ये परमाणु है। और अणु के लिए आप क्या होगा, अणुओं के लिए स्थिति ये होगी कि जब अणु होंगे ना तो उनके साथ अल्फाबेट्स के साथ साथ मैथमेटिकल जो न्यूमेरिक्स होंगे वो भी होंगे, गणितीय जो गिनतियां होंगी वो भी होंगी। कैसे सुनिएगा, H2, Cl2, N2, O2, O3, ये क्या है आपके पास, न्यूमेरिक्स आ गए अल्फाबेट्स के साथ। तो ये आपके पास क्या है, अणु है। अब आप में से कोई ऐसा कह सकता है कि सर सुनिएगा कि NO जो है ना या CO जो है, इनमें कोई न्यूमेरिक नहीं है, मगर ये तो अणु है, परमाणु नहीं। तो उसके लिए आपको ये संदर्भ समझना पड़ेगा जो मैं अब बता रहा हूं। जब भी आपके पास क्या होगा, जैसे आपके पास कोई भी एटम है या कोई भी आपके पास सब्सटेंस लिखा हुआ है, उसमें सेकंड लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा तो वो अणु में चला जाता है, और यदि वो स्मॉल होगा तो परमाणु में आ जाता है। क्योंकि जब परमाणुओं के लिए ये बताया गया कि उनका नाम जो है, उनके सिंबॉलिक जो है, उनके सिंबल्स जो हैं वो देने हैं, तो जिन परमाणुओं के लिए एक अक्षर का हो गया, एक अक्षर हो गया, वो कैपिटल लिया गया। और जब दो अक्षर के आपको नाम बताए गए ना, तो उनमें पहला कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल लिया गया था। इस तथ्य को विशेष ध्यान रखिएगा। तो कभी ऐसा ना हो कि यहां NO लिखा हो और आप कह दो कि ये क्या है, ये परमाणु है। नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि NO एक परमाणु नाइट्रोजन का, एक परमाणु ऑक्सीजन का, दो परमाणुओं ने आपस में संयोग किया रासायनिक रूप से और क्या बनाया, एक अणु बनाया है। यहां तथ्य को याद रखिएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कोबाल्ट है, जहां C कैपिटल है, O स्मॉल है। बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड जी। हाँ, IUPAC ने ऐसा ही किया है, बहुत बढ़िया।
ध्यान दीजिएगा आगे। तो यहां से आपको अणु और परमाणु के बीच में जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, मेरे हिसाब से वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है जी अब ध्यान दीजिएगा यहां से कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, यहां पर जिन भी तत्वों के पास या जिन भी परमाणुओं के पास 2 अक्षर हैं, उनमें पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल है। देख सकते हो, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल है। ठीक है, तो जब पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा तो वो आपके पास क्या होगा, परमाणु होगा। मगर देखो जैसे ये हो गया आपके पास, यहां दोनों कैपिटल है, इसका सीधा सीधा तात्पर्य तो क्या है, इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि जब दोनों लेटर्स कैपिटल हैं तो वो आपके पास अणु है। क्या है, अणु है। और जब न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं तो न्यूमेरिक वैल्यूज में भी आपके पास क्या ही होगा, अणु ही रहेगा। बिल्कुल सही है, नॉर्मल सी बात है। तो देखिए परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। मैं आपसे कहता हूं कि सोडियम, क्या कहता हूं, सोडियम, तो इसका सीधा तात्पर्य आपके पास क्या हो गया, ये सोडियम जो है ना वो तत्व को प्रदर्शित कर रहा है जो अणुओं का एक पूरा समूह है। ठीक है जी, सॉरी, परमाणुओं का एक समूह है। यहां पर ये तत्व है जो एक समान परमाणुओं का समूह बन जाता है। कभी भी कोई भी परमाणु, ध्यान रखिएगा, परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकते। ठीक है जी, परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जबकि अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, अणु जो है वो स्वतंत्र रहते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक अणु और परमाणु के बीच में। ठीक है, यहां से हमें पता चला है कि अणु और परमाणु जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, या कौन सा उनमें ऐसा आधार है जो उनको आपस में डिवाइड कर देता है। ठीक, यहां से हमें यह पता चल रहा है कि परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते, जबकि अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी वो इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगी, जबकि अणु पदार्थ की वो सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में रहती है। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, दोनों ही सबसे छोटी छोटी इकाइयां हैं। यहां से हमारा परमाणु और अणु का एक छोटा सा कंसेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। यहां से परमाणु और अणु, परमाणु शब्द डाल्टन ने दिया था। परमाणुओं का समूह जब बन जाता है तो अणु बन जाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को आपस में संयोग कराने पर हमारे पास क्या निर्मित हो जाता है, अणु निर्मित हो जाता है। ठीक है जी, Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link. For quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.